हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज से पीसीएस मंत्रा की जो टेस्ट सीरीज आती है जो कि यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए है, तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप जो है आरओ का इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी ये सीरीज़, और इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसके जीएस काफ़ी अच्छे होते हैं, इसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे दिए होते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आज से इसको करना शुरू करते हैं और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, तो आप लोग जो है इसको ज़रूर यहाँ से देखिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन है नहरान, खैराडीह, नौदा टोली और सोहगौरा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो नौदा टोली है, नौदा टोली जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, क्योंकि जो नौदा टोली है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश का एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पूरा स्थल है। और जो बाकी विकल्प में दिए गए हैं जबकि नहरान, खैराडीह, सोहगौरा, ये सब जो है वो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए पाषाणकालीन स्थल हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ। तो सबसे पहले जो कृषि का प्रारंभ हुआ था ये नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, नवपाषाण काल में हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ जो नवपाषाण काल में हुआ था, तथा भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम जो कृषि थी वो सबसे पहले क्या थी, गेहूँ। ठीक है, प्राचीनतम कृषि गेहूँ। साक्ष्य वाला स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है, संत कबीर नगर। ठीक है, संत कबीर नगर जनपद में स्थित लहुरा देव है। ठीक है, क्या है, लहुरा देव है, लहुरा देव। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है बताना है। एक तरफ जो है स्थल और एक तरफ उसके उत्खननकर्ता दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। एक तरफ लिखा है हड़प्पा के आगे राखालदास बनर्जी, चनहुदड़ो मैके, रोपण यज्ञदत्त शर्मा और लोथल जो RS बिष्ट। तो जो हड़प्पा है, हड़प्पा की जो उत्खननकर्ता थे ये दयाराम साहनी थे। ठीक है, कौन थे, दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी। तो पहला तो गलत हो जाएगा। तो पहला किस में है, पहला जो है ए है, तो ये गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन निकल गए, अब बचे बी और सी। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं। तो जो चनहुदड़ो है इसके उत्खननकर्ता मैके हैं, ये बिल्कुल सही है। और रोपड़ की जो खोज है वो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। और लोथल के जो खोजकर्ता थे ये कौन थे, तो ये RS बिष्ट नहीं थे, ये SR राव थे। कौन थे, SR राव। SR राव जो है वो लोथल के खोजकर्ता थे, लोथल के। और जो RS बिष्ट हैं इन्होंने जो है धौलावीरा की खोज की थी। किसकी खोज की थी, तो ये धौलावीरा की खोज किए थे, धौलावीरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, यानी कि बी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो हमको नहीं है बताना है यहाँ पे। तो पहला और चौथा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो आंसर है ये 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर सही पूछता तो 2 और 3 हो जाता। चलिए अब आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों पर का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो है ये हो जाएगा मांडा। ठीक है, मांडा जो है वो क्या करता है, प्राक हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है। और ये मांडा है कहाँ पे, तो ये जो है जम्मू कश्मीर में है, ये जो है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसके अलावा जो है मांडा के अतिरिक्त और क्या है, सुरकोटदा, ये जो है सुरकोटदा हो जाएगा, सुरकोटदा। और क्या हो जाएगा, धौलावीरा। और इसके साथ साथ जो है वो राखी गढ़ी। ये तीनों जो सैंधव स्थल हैं ये क्या, तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि मांडा, सुरकोटदा, धौलावीरा और राखी गढ़ी, ये तीनों जो है वो प्राक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे सही सुमेलित बताना है। तो दैमाबाद गोदावरी, आलमगीरपुर यमुना, सुतका गेंडोर दाश्क और मांडा सिंधु। तो इसमें हमको सुमेलित बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो ये जो हो जाएगा सी,
सुतका-गेंडोर जो है वो दाश्क नदी इसके किनारे है। बाकी चलिए, जो दैमा बांध है ये गोदावरी नहीं है, ये जो है प्रवरा नदी है। क्या है? प्रवरा, प्रवरा हो जाएगा। और आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी हो जाएगा। जबकि यमुना लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। और जो मांडा है ये चेनाब नदी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेनाब हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल शौरतुलई वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो ये जो है वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, अफगानिस्तान में स्थित है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो कहाँ पर था? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों तक था। और प्रमुख हड़प्पा स्थल जो शौरतुलई है ये वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर नहीं पाया गया है? तो इसमें ध्यान रखिएगा कि नहीं पाया गया पूछा है, तो इसका जो आंसर ये हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, घोड़ा जो है इसका चित्र हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर नहीं पाया गया है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो विभिन्न स्थान थे वहाँ से लगभग 4000 से ज़्यादा मुहरें प्राप्त हुई हैं, जो आमतौर पर चौकोर शक्ल में सेल खड़ी से निर्मित हैं। किससे निर्मित हैं? तो ये जो है वो सेल खड़ी से निर्मित हैं, सेल खड़ी से निर्मित हैं। ठीक है, इन मुहरों पर अनेक पशुओं के चित्र हैं, लेकिन जो घोड़ा है, घोड़ा जो है वो किसी भी मुहर पर मौजूद नहीं है। उसका चित्र जो है किसी भी मुहर पे नहीं दिया गया है, बनाया गया था। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 8वें क्वेश्चन पे आते हैं, आगे देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे हमको असत्य बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस में। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक प्रकृति का था, ये भी सही है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी और हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। तो जो डी है ये भी बिल्कुल सही है। और बाकी जो सी दिया हुआ है ये गलत है, ये जो यहाँ पे सही नहीं है और हमसे असत्य पूछा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज प्रचलित थे। क्या थे? अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज थे। ठीक है, जैसे कि अंतिम संस्कार की जो विभिन्न प्रकृतियों का पाया जाना उस समय जो है काफ़ी मेन विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में बाकी जो लिखे हैं ये क्या है? सब सही दिए गए हैं, और जो सी है ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा एक प्रचलित मत है? तो बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, नदी मार्ग परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण और उपयुक्त सभी। तो ये जो सभी दिए गए हैं, जितने भी कारण दिए गए हैं वो सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में प्रचलित मत हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र में विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगी गोमल। ठीक है, गोमल जो है वो शामिल नहीं है। तो प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सब सिंधु के क्षेत्र, उसमें जो है विस्तार में कितनी नदियाँ? लगभग 7 नदियाँ शामिल थी। 7 नदियाँ जो है वो शामिल थी। तो कौन कौन नदियाँ थी? तो वितस्ता, जिसको कि झेलम कहा जाता है, वितस्ता इसको झेलम कहते हैं। और सिंधु हो गई, अस्किनी इसको जो है चेनाब बोलते हैं, चेनाब, अस्किनी हो गई। परुशड़ी नदी जो है इसको क्या, कौन सी नदी बोलते हैं? तो इसका जो नाम है ये रावी है। ठीक है, रावी हो जाएगा। उसके बाद विपाशा है जिसको व्यास नदी कहते हैं, शतुद्री है, सतलज, सरस्वती। तो ये जो 7 नदियां हैं वो सप्त सिंधु के क्षेत्र में शामिल नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो जो शतपथ ब्राह्मण है ये किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद इसका आंसर हो जाएगा। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ये है ऐतरेय, ऐतरेय हो जाएगा। और एक कौन सा है? कौशितकी, एक जो है कौशितकी। ठीक है, कौशितकी। और उसके बाद सामवेद के कौन कौन से जो हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो ये हैं जैमिनीय, जैमिनीय है, और कौन सा है? ताड्य है, ताड्य। ठीक है, और जो यजुर्वेद है तो यजुर्वेद का शतपथ हो गया। और एक क्या है? तैत्तिरीय, एक जो है वो तैत्तिरीय है, ये भी जो है वो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और अथर्ववेद का गोपथ है,
गोपथ, ये भी कई बार पूछा हुआ है कि गोपथ जो है वो किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये जो है अथर्ववेद का है। उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा गया, तो जो कृषि के देवता जो कहे गए हैं वो हैं इंद्र। कौन है, इंद्र हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो एक तरफ जो है यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ जैन तीर्थंकर हैं और एक तरफ उनके प्रतीक चिन्ह हैं। तो नेमिनाथ अश्व, अजीतनाथ कलश, पार्श्वनाथ सर्प और मल्लीनाथ सिंह। तो इसमें से कोई एक जो है वो सुमेलित है, तो जो सुमेलित है ये हो जाएगा पार्श्वनाथ और सर्प, यानी कि जो पार्श्वनाथ थे इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था, ठीक है। बाकी जो नेमिनाथ थे तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये था शंख। क्या था, शंख था, शंख। यहाँ पे अश्व लिखा है तो गलत हो जाएगा। और अजीतनाथ का जो है वो कलश नहीं था, ये था हाथी। क्या था, हाथी था, तो ये हाथी हो जाएगा। और बाकी जो मल्लीनाथ हैं तो मल्लीनाथ का सिंह नहीं था, ये कलश था। क्या था, कलश था, तो ये कलश हो जाएगा, ठीक है। और जो ऋषभ देव हैं, ऋषभ देव जो हैं, ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था तो ये था बैल, बैल था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें सत्य बताना है। तो जो पहला है, बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा, तो इसमें जो सत्य है ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि इसमें जो दिया गया है वो कोई भी सत्य नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। जैसे बौद्ध दर्शन के संबंध में ये जो दोनों दिए गए हैं ये असत्य हैं, क्योंकि जो बौद्ध दर्शन है वो आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करता है, ठीक है। बौद्ध दर्शन जो है वो, यानी कि बौद्ध जो है वो आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करता है, स्वीकार नहीं करता है। इसके बावजूद वो क्या करता है, पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानता है। यहाँ लिखा है नहीं मानता है, तो ये जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है बताना है। एक तरफ लिखा है चेदी सोथिवती, अश्मक पोटिल, कम्बोज हाटक और अंग राजगृह। तो इसका जो सुमेलित नहीं है ये जो है यहाँ पे हो जाएगा अंग राजगृह, क्योंकि जो अंग है तो अंग जो है उसकी राजधानी कहाँ थी, तो चंपा थी। अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी। बाकी चेदी की सोथिवती सही है, अश्मक की पोटिल और कम्बोज की हाटक राजधानी थी। तो जो राजगृह है, राजगृह से जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित जो है किसने किया था, तो जो राजगृह है ये मगध की राजधानी थी, ठीक है। कहाँ की राजधानी थी, मगध की राजधानी थी, मगध की राजधानी थी। और मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया था, उदयन ने किया था, ठीक है, उदयन ने किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थानांतरित किया था, यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया। तो किसने स्थानांतरित किया था, तो ये उदयन था, ठीक है, उदयन था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था। तो इसमें नहीं कहा है कि नहीं माना जाता था, तो ये था नालंदा, ठीक है। नालंदा जो है नहीं माना जाता था। बाकी वाराणसी, तक्षशिला और उज्जैन जो है वो मौर्य काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। तो मौर्य काल में जो है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शिक्षा दिए जाने का उल्लेख मिलता है। और इस काल में धर्म, व्याकरण, अर्थ तथा व्रत यानी कि राजनीतिक शिक्षा के अनिवार्य विषय माने जाते हैं। और मौर्य काल में जो है वाराणसी, तक्षशिला और उज्जैन शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते थे, यानी कि जो नालंदा है वो नहीं माना जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो ये जो है पहला अभिलेखीय साक्ष्य जो मिलता है ये मिलता है नानाघाट अभिलेख में, नानाघाट अभिलेख में। तो जो आंध्र सातवाहन वंशीय सातकर्णी प्रथम, किसकी, सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका, क्या नाम था उनका, नागनिका। नागनिका के नाना घाट अभिलेख से पता चलता है कि इसने जो है पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान में दी थी, ठीक है। तो किसको दी थी, ब्राह्मणों और बौद्धों को दी थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा प्रमुख बंदरगाह था। तो ये था भड़ौच बंदरगाह। इसमें प्रमुख पूछा है कि सबसे प्रमुख कौन था, तो ये हो जाएगा भड़ौच बंदरगाह हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अब हम लोग। 23 नहीं है 20 नंबर का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में हुड़ सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी। तो ये जो है किसके नेतृत्व में हुई थी हमको ये बताना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे तोरमाड़ के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। हुड़ जो है मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। ठीक है, मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी और इनका जो प्रथम आक्रमण है वो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। किसके? तो ये जो है स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व है वो खुशनवाज ने किया था, जबकि हुड़ों का दोबारा आक्रमण वो जो है तोरमाड़ के नेतृत्व में हुआ। उसने चंद्रभागा नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर अपना शासन स्थापित किया था तोरमाड़ ने। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया है। तो क्या कहा गया है? तो ये हो जाएगा धर्म विजय। ठीक है, धर्म विजय कहा गया है। अब देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ गया 22 नंबर का क्वेश्चन। इसमें है कि किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से पुकारा गया है। तो ये है घनानंद जो है घनानंद को अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से पुकारा गया है। ठीक है, तो अंतिम नंद राजा जो घनानंद है वो अंतिम नंद राजा था। ये जो है सिकंदर का समकालीन था। किसका? तो ये जो है सिकंदर का समकालीन था और इसने ये जो है घनानंद जो है वो एक राट की उपाधि धारण किया था। एक राट की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। और जो यूनानी लोग हैं वो घनानंद को अग्रमीज एवं जैंद्रमीज कहते थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है। तो ये जो प्रथम ग्रंथ है ये अर्थशास्त्र है। ठीक है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में राज्य के गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। ये भी पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान रखिए, गूढ़ पुरुष कहा गया है। इसमें गुप्तचर विभाग का नाम जो है वो क्या था? महामात्यप सर्प। ये जो है वो गुप्तचर विभाग का नाम है। इंडिका की रचना जो है किसने की थी? तो इंडिका की रचना जो है मेगस्थनीज ने की थी और इसमें जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख मिलता है इंडिका में। और गार्गी संहिता ज्योतिष की पुस्तक है। ये किसकी? ज्योतिष की पुस्तक है। इसमें यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। और जो दिव्यावदान है ये बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? ये जो है वो बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। तो ये हो जाएगा हुविस्क के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। तो ये जो कुषाणों ने सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। किसने चलाए थे? तो कुषाणों ने चलाए थे। कुषाणों ने, जो 124 ग्रेन के थे। हुविस्क के सिक्कों पर भारतीय देवी देवता के पहले कुषाण शासकों से अधिक मिलते हैं। इनमें बुद्ध, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, संकर्षण, उमा आदि जो है वो शामिल हैं। निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ये जो है वत्स भट्टी ने जो है मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। वत्स भट्टी जो है वो कुमारगुप्त प्रथम के दरबारी कवि थे। तो ये जो है वो कुमारगुप्त प्रथम के दरबारी कवि थे। इसने 472 में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की और जो वीरसेन शाह चंद्रगुप्त द्वितीय का युद्ध सचिव था। ठीक है, इसकी जो रचना है वो उदयगिरी गुहालेख है। बाकी जो हरिशेर हैं तो हरिशेर ने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। किसकी रचना की है? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। और जो कालिदास हैं तो कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, मेघदूत इत्यादि जो है वो रचनाएं की हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं ये बताना है। तो प्रियदर्शिका हर्षचरित बाणभट्ट, सूर्य शतक मयूर और मयूर शतक जयसेन। तो इसमें जो है सुमेलित नहीं ये बताना है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो मयूर शतक या फिर सूर्य शतक, इन दोनों की जो रचना है वो मयूर ने की है। ठीक है, यानी कि जो मयूर शतक है इसकी भी रचना मयूर ने किया है, जो हर्ष का एक दरबारी विद्वान था। ठीक है, जो मयूर शतक है ये हर्ष का दरबारी विद्वान था।
इसके अलावा इसके दरबार में हरिदत्त और जयसेन जैसे विद्वान भी रहते थे हर्ष के दरबार में। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया है? तो इसमें है कि नहीं करवाया है, तो इसका चलिए आंसर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा लोमर्शी गुफा। ठीक है, लोमर्शी गुफा का जो है वो निर्माण अशोक ने बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया है। ठीक है, बाकी जो सुदामा गुफा, कर्ण चौपार गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, ये जो तीनों है वो बिहार के बराबर पहाड़ी में करवाया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। और बाकी जो लोमर्शी गुफा है ये अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में इसका निर्माण करवाया है। कहाँ पे करवाया है? तो नागार्जुनी पहाड़ियों में करवाया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? तो इसमें जो धार्मिक कर था ये था बलि। नाम से ही लग रहा है, तो ये बलि था। बाकी जो रज्जु है, रज्जु भूमि की माप के समय, यानी कि भूमि के माप के समय लिया जाने वाला कर है। और बाकी जो विविध है ये चारागाह कर है। ये जो है वो चारागाह कर है, चारागाह। और जो हिरण्य है, हिरण्य जो है ये हरि ने लिखा है, ये हिरण्य है, यह एक नगद कर था। ठीक है, नगद कर था जो अनाज के रूप में क्या होता था, अनाज के रूप में न लेकर के नगद लिया जाता था। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस थे उसको भी याद कर लीजिएगा कि जो कर दिए गए हैं वो किससे संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29वां क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो है कि निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा कुषाणों ने। ठीक है, कुषाणों ने किया था। तो शकों तथा पार्थियों ने संयुक्त शासन का चलन प्रारंभ किया था। इन दोनों ने जो है वो संयुक्त शासन का चलन प्रारंभ किया था, संयुक्त शासन का चलन। और शकों तथा कुषाणों ने जो है वो पार्थियनों के माध्यम से क्षत्रपी प्रणाली चलाई थी। और जबकि जो कुषाण हैं तो कुषाणों ने जो है वो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया था। शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? तो जो शतमान सिक्के थे ये जो है चांदी के धातु से ढाले जाते थे। ठीक है, बाकी जो सोना है तो सोने के जो सिक्के हैं उसके क्या और क्या क्या है, निष्क हो जाएगा, स्वर्ण, पल। और चांदी के जो सिक्के हैं वो शतमान। ठीक है, तो दिया ही है, शतमान हो जाएगा। और जो तांबे के सिक्के हैं उसको क्या बोलते हैं, काकिनी। और जो शीशा है तो शीशा जो है वो क्या है, ये यहाँ पे नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। बाकी तांबा का काकनी, सोना का निष्क और स्वर्ण ये सब है, और चांदी का शतमान सिक्का हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें है निम्न में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो ये थे महेंद्रादित्य ने करवाई थी। महेंद्रादित्य जो है वो कुमारगुप्त की उपाधि है। ठीक है, यानी कि जो कुमारगुप्त हैं, कुमारगुप्त जो थे उनकी उपाधि महेंद्रादित्य थी। तो यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। तो यहाँ पे इनकी उपाधि का नाम दिया गया है, महेंद्रादित्य ने करवाई थी। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। वर्तमान में जो है ये कहाँ पे है, बिहार के राजगीर के समीप स्थित है, जिसे 2010 में पुनः स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं बताना है, तो ये है लिंगराज मंदिर। ठीक है, लिंगराज मंदिर जो है वो पल्लव काल से संबंधित नहीं है। जो शोर मंदिर है ये महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये जो है महाबलीपुरम में स्थित है। इसका निर्माण जो है वो पल्लव शासकों द्वारा किया गया। यह राज सिंह शैली का प्रथम उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो राज सिंह शैली का प्रथम उदाहरण है। और जो कैलाशनाथ मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कांची में स्थित है। ठीक है, यह मंदिर राज सिंह शैली के चरम उत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है और यह पल्लवों के सबसे अलंकृत मंदिरों में से एक है। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है वो
कौन थे? सोमवंशी राजाओं द्वारा किया गया था, सोमवंशी राजाओं द्वारा किया गया था। लिंगराज मंदिर जो है पूर्ण विकसित नागर शैली का, कौन सी शैली का है ये? तो नागर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रारंभ में जो लिंगराज मंदिर है इसका नाम कृतिबास मंदिर था। क्या था? तो ये था कृतिबास मंदिर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने वातापी कुंड उपाधि धारण की थी? तो जो वातापी कुंड की उपाधि है ये किसने धारण की थी? तो ये थे नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय जो हैं, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार करने के पश्चात नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी। तो ये भी याद रखिएगा कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के बाद ये उपाधि धारण की गई थी। ठीक है, और जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, महेंद्र वर्मन प्रथम ने शत्रुमल्ल परमेश्वर प्रथम ने जो है वो किसकी उपाधि? परमेश्वर प्रथम ने एक मल्ल तथा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अत्रिमल्ल की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अत्रिमल्ल की उपाधि। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था अपराजित, अपराजित था, ये आंसर हो जाएगा। तो कांची के पल्लव वंश का संस्थापक जो है वो सिंह वर्मा था, यानी कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह वर्मा था। और उनका वास्तविक संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था, सिंह विष्णु था। अंतिम महत्वपूर्ण पल्लव शासक अपराजित बर्मन था, अपराजित बर्मन पूरा नाम है इनका। जबकि अंतिम शासक कंप वर्मा था। पल्लव शासकों की राजधानी कांची थी, जबकि कावेरी नदी को पल्लवों की प्रिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को पल्लवों की प्रिया। हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है। तो ये कौन सी गुफा है? तो ये एलोरा गुफा है। ठीक है, एलोरा गुफा है। एलोरा में बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं मिलती हैं। कौन कौन से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं मिलती हैं। इन गुफाओं का जो निर्माण है वो 5वीं शताब्दी में से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ है। एलोरा गुफा में कुल 34 गुफाएं हैं। कितनी हैं? 34 गुफाएं हैं, जिसमें गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक बौद्धि, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से लेकर 34 तक गुफाएं जो है वो जैन से संबंधित हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको, उत्तरा रामचरितम के रचयिता कौन है? तो जो इसके रचयिता हैं ये भवभूति हैं। ठीक है, भवभूति हैं। जो भवभूति हैं वो कन्नौज नरेश यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? तो यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। यहीं पर भवभूति ने संस्कृत के 3 नाटक महावीर चरित, मालती माधव एवं उत्तर रामचरित लिखा। राजतरंगिणी में वर्णित है कि ललितादित्य ने यशोवर्मन को हराया और उसके दरबार में रहने वाले वाक्पति एवं भवभूति को कश्मीर ले आया। मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? तो ये जो है वो खोखरों के द्वारा मारा गया, खोखरों के द्वारा। मोहम्मद गोरी जो है वो गोरी के सिंधु नदी के तट पर दम्यक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय 1206 ईस्वी में हत्या कर दी गई। ठीक है, चंद्रवरदाई इसका श्रेय पृथ्वीराज तृतीय को देते हैं, जो कि तर्क संगत नहीं है। और आधुनिक इतिहासकार जो है वो खोखरों को इसका श्रेय देते हैं कि खोखर जो है मोहम्मद गोरी की हत्या किए हैं। ठीक है, जो मोहम्मद गोरी है वो गोमल दर्रे से भारत पर आक्रमण किया था। किस दर्रे से? तो ये भी पूछता है। तो ये जो है गोमल दर्रे से आक्रमण किया था। उसका पहला आक्रमण जो है वो 1175 ईस्वी में मुल्तान के करमाथी जाति के शियाओं पे हुआ था, यानी कि मुल्तान के करमाथी जाति के शियाओं पे हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। तो कहाँ पे दफनाया गया था? तो लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, लाहौर में दफनाया गया था। ऐबक को जो है वो पील बख्श, क्या बोलते हैं? पील बख्श भी कहा जाता है, यानी कि हाथियों का दान देने वाला। पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान देने वाला। और क्या कहा जाता है? लाख बख्श। तो ये भी कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि लाख बख्श जो किसको कहा जाता है, यानी कि लाखों का दान करने वाला। और इसको कुरान ख्वां भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ही मीठी आवाज़ में जो है कुरान पढ़ता था, कुरान ख्वां कहते हैं। ठीक है,
और इसको हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। तो इसके कई सारे नाम थे, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इसमें जो है, बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? तो जो बलबन का जन्म है वो तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा, ठीक है, इलवरी संप्रदाय में हुआ था। और उसका मूल नाम जो है बहाउद्दीन था। क्या था? बलबन का जो मूल नाम है वो बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन था, ठीक है। जब वह सुल्तान बना तो उसने गियासुद्दीन की उपाधि धारण की। उसकी एक अन्य उपाधि उलुग खां थी, जो कि काफ़ी फेमस उपाधि है, उलुग खां थी। और बलबन को द्वितीय इलवरी वंश का संस्थापक कहा जाता है। निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन जो है वो महावत खान, शाहजहां एवं औरंगजेब ने अपने सामरिक एवं राजनीतिक जीवन की शुरुआत दक्कन से ही किया था। तो कौन कौन किया था? अलाउद्दीन, महावत खान, शाहजहां और औरंगजेब ने। दक्षिण भारत पर पहला तुर्की आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? तो जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुआ था, ठीक है। वहीं दक्षिण जाने वाला पहला सुल्तान जो है वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति था। क्या था? धन प्राप्ति था। ये भी पूछता है कि मेन कारण क्या था? तो धन प्राप्ति था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय जो है वो मलिक काफूर को जाता है। किसको जाता है? मलिक काफूर को जाता है। तो इससे जो है इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल थी, तो ये जो है देख लीजिएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सुल्तान से ने किया था? पैगंबर के सेनापति, तो ये जो उपाधि वो खुसरो शाह ने धारण की थी। किसने? खुसरो शाह ने। खुसरो मलिक जो है वो, खुसरो मलिक नसीरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से सुल्तान बना। किस नाम से बना? नसीरुद्दीन खुसरो शाह के नाम सुल्तान बना। और इसने जो है पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण किया। मुबारक खिलजी ने उसे खुसरो खां की उपाधि दी तथा अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाया था। मसाहत निम्न से संबंधित है। तो मसाहत जो है वो भूमि से संबंधित है, ठीक है, भूमि से संबंधित है। पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त मसाहत कहलाता था। इसमें प्रति इकाई विश्वा को आधार बनाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने मसाहत को अपनाया था। यानी कि मसाहत को सबसे पहले किसने अपनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी है? तो ये जो है वो खिज्र खान के आदेश पर लिखी गई है। आशिका देवल देवी एवं खिज्र खान के जो प्रेम संबंध हैं उस पर आधारित पुस्तक है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका जो संस्थापक था ये दंती दुर्ग था, ठीक है, दंती दुर्ग था। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग था। संजन अभिलेख से पता चलता है कि दंती दुर्ग ने उज्जैन पर अधिकार कर, कहाँ पे? उज्जैन पर अधिकार कर हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया था। यज्ञ में प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। उसने तुला पुरुष दान यज्ञ भी संपन्न किया था। अब चलते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी वो नगरम कहलाती थी, ठीक है, नगरम कहलाती थी। तो जो नगरम है वो चोल काल में व्यापारिक नगरों तक सीमित थी। नगरों में व्यापारियों के संगठन को वलंजियर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वलंजियर, वलंजियर। नगरों में व्यापारियों के निगम को नगरटार तथा उनके अधीन रहने वाली जो भूमि है उसको नगरक्कनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगरक्कनी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 46 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इसमें जो है वो चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ है? तो ये जो है वो जय शक्ति, इसका आंसर ये हो जाएगा। यानी कि जो चंदेल राज है वो बुंदेलखंड में स्थित था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जो था वो क्या था? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। यानी कि बुंदेलखंड का प्राचीन जो नाम था वो जेजाक भुक्ति था। जेजाक भुक्ति है। महोबा लेख के अनुसार इस वंश के तीसरे राजा जय शक्ति अर्थात जेजा ने
क्या नाम है? जेजा। जेजा ने अपने शासित क्षेत्र को वैसे ही अपना नाम जेजाक भुक्ति दिया जैसे राजा पृथु ने पृथ्वी नाम दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आशियानी कहा गया है? यानी निम्न में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आशियानी कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मुगल काल के सम्राटों में जो अकबर है उसका सामाजिक सुधारों को लेकर एक अलग स्थान है। उसने सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने का प्रयास किया। अकबर का अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार हुआ। अकबर को ही उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आशियानी जो कि स्वर्ग में रहने वाला, इसका जो मतलब है ये हो जाएगा स्वर्ग में रहने वाला कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 48 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है कहा है। पहला है बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658, सामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658, खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659 और देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659। तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ये हो जाएगा बी। यानी जो सामूगढ़ का युद्ध है ये 15 अप्रैल 1658 को नहीं हुआ था। ये कब हुआ था? 29 मई 1658 को दारा शिकोह एवं औरंगजेब की सेना के मध्य हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। बाकी जो दिया गया है बहादुरपुर का युद्ध ये भी सही सुमेलित है, खजुआ का युद्ध ये भी सही है और देवराई का युद्ध ये भी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो जो पुरंदर की संधि है ये 11 जून 1665 को हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है। 11 जून 1665 ईस्वी को ही शिवाजी और जयसिंह के बीच जो है वो पुरंदर की संधि हुई। संधि के कारण जो है शिवाजी की छवि को बहुत नुकसान हुआ। इसी संधि के फलस्वरूप क्या हुआ था कि शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ मुगल सेना में भेजने की सहमति दी थी। तो जो पुरंदर की संधि है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने समय की। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें है बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहदी ख्वाजा को। ठीक है, मेहदी ख्वाजा को बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? तो ये जो है ये हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। यानी हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो ने कराया था। हमीदा बानो बेगम ने कराया था। यह जो मकबरा है वो ईरानी शैली पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो ईरानी शैली पर आधारित है और यह मुगल काल का पहला मकबरा था। हुमायूं का जो मकबरा है ये मुगल काल का पहला मकबरा था जिसमें दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया था। किसका? दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया था। हुमायूं के मकबरे को ही ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? तो ये जो था रुद्र संप्रदाय। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये जो है वो सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। सुहरावर्दी जो शेख बहाउद्दीन जकरिया हैं ये भारत में सर्वप्रथम सुहरावर्दी शाखा का प्रचार किया था इन्होंने। इनका जो जन्म है वो मुल्तान में हुआ था और इन्होंने मुल्तान को ही अपने शिक्षा का केंद्र बनाया था। इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम का पद जो है प्रदान किया था। तो किसने प्रदान किया था? तो ये जो है इल्तुतमिश ने प्रदान किया था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक था इनका संबंध किस शासक से है? तो इसका जो संबंध है ये वेंकट द्वितीय से है। और जो वेंकट द्वितीय है ये अरविडू वंश का अरविडू वंश का महान शासक था। इसने जो है वो चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था। ठीक है, और ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक एवं मातला अनंत नामक कवि वेंकट द्वितीय के दरबार में निवास करते थे।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें है कि विजयनगर के शासकों में किसने राजव्यास की उपाधि धारण की थी। तो ये जो थे हरिहर द्वितीय, इसका आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय। इन्होंने जो है वो राजव्यास की उपाधि धारण की थी। कुतुबशाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन सा था। तो ये जो था मसूलीपट्टम था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से था। तो ये मेवाड़ से था, ठीक है, मेवाड़ से था। अकबर के समय मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासन था। अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उस समय राणा उदय सिंह के दो सरदार जयमल और फत्ता जो है वो फरीद दुर्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। दोनों ही अपने समय के वीर योद्धा थे। ये मेवाड़ से संबंधित हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में स्थित दाखिल दरवाज़ा निम्न में से किसने बनवाया था। तो ये जो है बारबक शाह ने बनवाया था। तो बंगाल के इलियास शाही शासकों में रुकनुद्दीन बारबक शाह एक सज्जन एवं कानून को मानने वाला शासक था। वह बंगाली साहित्य का महान संरक्षक था। इसी ने दाखिल दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई है। किसकी उपाधि। तो जगत भूषण की उपाधि। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा हुसैन शाह को। हुसैन शाह जो है एक विद्वान शासक था और वह हिंदू एवं मुस्लिम जनता के साथ समान व्यवहार करता था। हिंदुओं ने उसे कृष्ण का अवतार नृपति तिलक जगत भूषण उपाधि प्रदान किया था। और यह जो है वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। किसका। चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीरी शासक जैनुल आबदीनी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। इसने गो हत्या पर प्रतिबंध कर दिया था। यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था। इसने मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। तो इसमें से हमें जो सही है उसके बारे में बताना है। तो इसमें जो पहला है इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो पहला है ये क्या है, सही है कि नहीं। जैनुल आबदीन जो एक महान शासक था। इसने सती प्रथा को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी। और यह जो है कुतुब नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। किस नाम से। तो कुतुब नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। जैनुल आबदीन ने कई हिंदू एवं जैनियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। इसे जो है कश्मीर का अलाउद्दीन नहीं, इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। ये भी बहुत उदार नेचर का था, ठीक है। तो इसमें जो सही हो जाएगा 2, 3, 4 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स इसमें एक करेक्शन करिएगा। ये जो है कुतुब नाम से अरबी में नहीं फारसी में कविताएं लिखता था, ठीक है, फारसी में कविताएं लिखता था। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं ये ऑप्शंस के हिसाब से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें है निम्न में से किस शासक ने इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी। तो इसका जो आंसर ये हो जाएगा गयास शाह, ठीक है। इसने जो है इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक संघ सेना गठित किया था। अब आगे देखते हैं निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है बताना है। तो बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख और मोहम्मद शाह को रंगीला और शाह आलम द्वितीय को घृणित कायर कहा गया है। तो बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा यहाँ पे डी, शाह आलम द्वितीय। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि जो यहाँ पे जो मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, कौन बैठा था, मुअज्जम। और इसको जो है वो शाह बेखबर कहा गया। ये बिल्कुल सही है, ये सही है। और जो है जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं, ठीक है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते थे। जहांदार शाह ने तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फ़िकार खान की सहायता से सिंहासन प्राप्त किया था। इसके ऊपर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफ़ी प्रभाव था, ठीक है। और जो यहाँ पे घृणित कायर है ये शाह आलम द्वितीय को नहीं बल्कि फर्रुखसियर को कहा गया है। किसको कहा गया है, फर्रुखसियर को। तो इस वजह से इसमें जो डी है ये
गलत हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमेर के राजा जय सिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्न में से किस स्थान पर नहीं बनवाई गई है? तो ये जो नहीं बनवाई गई है ये अजमेर हो जाएगा। ठीक है, अजमेर हो जाएगा। तो आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि मुगल बादशाह जहांदार शाह ने दी थी। जहांदार शाह ने दी थी। यह कुशल शासक होने के साथ साथ महान विधिवेत्ता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक और नगर संस्थापक था। जय सिंह ने मथुरा, उज्जैन, जयपुर, यानी कि मथुरा, इसमें जो है उज्जैन, जयपुर और हो जाएगा मथुरा। ठीक है, मथुरा हो जाएगा। और जो है दिल्ली में क्या किया था? आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाओं का निर्माण कराया था। इसके शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ भी हुए थे और इसने जो है जिंज मोहम्मद शाही नाम से सारणियों का एक ऐसा सेट तैयार करवाया जिसमें खगोल शास्त्र संबंधी परीक्षण में मदद मिलती थी। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है? अपने नाम के सिक्के चलवाया, जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, नौसेना बोर्ड का गठन किया, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो इसमें सही नहीं है बताना है हमको, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है फ्रांस और यहाँ पे फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। बाकी नौसेना बोर्ड का गठन किया, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की और जो है अपने नाम के सिक्के चढ़ाए, ये बिल्कुल सही दिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 65 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो है नानक शाही सिक्के किसने चलवाए थे? तो जो नानक शाही सिक्के हैं वो किसने चलवाए थे ये हमको बताना है इसमें। तो ये हो जाएगा रणजीत सिंह ने चलवाया था। किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था? तो ये था नीनो डी कुन्ना। ठीक है, नीनो डी कुन्ना था। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की थी? तो ये जो है मछलीपट्टनम में की गई थी। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से हुई थी। इसे 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने के संबंध में अधिकार दिए गए थे। डचों ने भारत में 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में प्रथम कारखाने स्थापित किए थे और इसके अन्य जो कारखाने हैं वो जैसे 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में और 1663 में कोचीन आदि में खोले गए। डचों द्वारा जो है वो भारत से नील हो गया, शोरा और क्या चीज़, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। ठीक है, डचों के द्वारा। किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर प्रदान किया? तो ये जो था जहांगीर था, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कैप्टन हॉकिंस है ये 1608 ईस्वी में भारत आया हुआ था और मुगल सम्राट जहांगीर से कहाँ मिला था? आगरा जो है वो मिलने गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कहाँ मिलने गया था? आगरा मिलने गया था। जहांगीर ने उसे आगरा में बसने और 400 का मनसब और जागीर प्रदान की, तो आगरा में ही मिला था उसे 400 का मनसब और जागीर। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो ये जो है एक्सला शापेल की संधि से हुई थी। ठीक है, जो कि 1748 में हुई थी, 1748 में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो जो द्वैध शासन है उसका जनक माना जाता है लियो कार्टिस को। द्वैध शासन का जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। और जो द्वैध शासन की शुरुआत है वो बंगाल में कब हुई थी? बंगाल में 1765 से मानी जाती है। इसके अंतर्गत जो कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति जो कंपनी के पास थी। कंपनी और नवाब दोनों द्वारा जो है प्रशासन की व्यवस्था को ही बंगाल में द्वैध शासन कहा गया है। इसकी जो विशेषता है, इसकी विशेषता उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व था। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम लोग 70 क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन उसको जो है हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है फ्रेंड्स इसमें जो है RO का जो प्रीवियस ईयर के जो हिंदी के क्वेश्चन है वो करा दिए गए हैं 2021 तक, तो आप जाके उसको वहाँ से कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।